मैं भगत सिंह मोटिवेशन स्पीकर 1% फॉर्मूला पार्ट 4। अभ्यास निपुण क्यों नहीं बनाता है और इस बारे में क्या करें? कैन ने सोचा। कोच जिम ने सही कहा था कि यह बेहतरीन यात्रा रहेगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उत्कृष्टता हासिल करने के प्रति समर्पित होने के बाद वह कितनी अद्भुत जगहों पर जा रहा है और कितने कमाल के लोगों से मिल रहा है। आज कैजुअल पोशाक वाला शुक्रवार था और उसे ऑफिस में साथियों के प्रतिक्रिया देखकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। जब उसने उन्हें बताया कि उसने अलमारी के बिल्कुल नीचे से अपने बोटिंग शू ढूंढ निकाले थे और वह शॉर्ट्स पहनकर क्यों आया था। वह ऑफिस के बाद नाव चलाने जा रहा था। उसका दिल जमीनी नियमों को तोड़ने के लिए ललचा रहा था, लेकिन अंततः उसने उस आदमी को का नाम नहीं बताया जिसकी नाव पर वह सवारी करने वाला था। एक सम्मानित व्यवसाय मालिक जो समय समय पर कारोबारी खबरों की सुर्खियों में आते रहते थे। शाम को जब वह अपनी डेस्क से उठने लगा तो कैन ने अपनी नोटबुक को देखा। अब इसमें पैट से सीखी बातें शामिल हो चुकी थीं, यानी गति की गति और लीवरेज के नियम जो 1% के फॉर्मूले का आधार है। कैन को लगा कि नोटबुक नाप पर ले जाना मुनासिब नहीं होगा। उसकी सीखी बातों की सूचना इस तरह थी। नंबर 1, कार्य करने से वह निष्क्रियता दूर होती है जो आपको उसी जगह रोके रखती है। नंबर 2, गति आपको चलायमान रखती है। नंबर 3, सही लीवरेज आपके प्रयास की तुलना में ज़्यादा बड़े परिणाम देते हैं। नंबर 4, 20-80 सिद्धांत के कारण आपको अपने कार्यों में छोटे छोटे परिवर्तन की तलाश करनी चाहिए जो आपके परिणाम में बड़े बड़े परिवर्तन उत्पन्न कर दे। 80-20 सिद्धांत, कामकाजी व्यवहार, कामकाजी परिणाम। नंबर 5, गति, लीवरेज और लहर प्रभाव संलग्न की ओर ले जाते हैं। प्रेरणा प्रेरणा से कार कार से प्रेरणा। हालांकि वह मानता था कि वह कभी कभार धीमा पड़ जाता था, लेकिन पिछले 2 सप्ताहों में वह ज़्यादातर वे छोटे परिवर्तन कर रहा था जो उसने अपने ऑफिस और घर पर करने के लिए चुने थे। इक्का दुक्का मौके पर उसने सोचा कि शायद उसे थोड़ा सा लहर प्रभाव दिख रहा था जिसके बारे में पैट ने बात की थी। जब उसने एक पूरा पेज पलटा जिसे वह अपने अगले शिक्षण सत्र के बाद भरने वाला था तो उसे रोमांच की गूंज महसूस हुई। बॉब स्पष्ट रूप से गपशप में यकीन नहीं करते थे। जब वे लोग बंदरगाह में बंधी दूसरी नावों के बीच से होते हुए घाट से बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने कैन को आवश्यक निर्देश देने के अलावा कुछ नहीं कहा। कैन ने सोचा, इस व्यवसायी और नाविक में शांत आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा है। वह शर्त लगाने को तैयार था कि जब बॉब कुछ कहते होंगे तो लोग निश्चित रूप से सुनते होंगे। एक बार जब वे जमीन और दूसरी नावों के रास्ते से दूर पहुंच गए तो उन्होंने
पाल उठा दी। पल भर से दोस्ताना खामोशी में वहां बैठे रहे। उनकी निगाहें समुद्र के विस्तार और सामने के आसमान पर थी। जब नाव पानी को काटती हुई आगे बढ़ी और बॉब ने इशारा करते हुए कैन से कहा, हम उस तरफ जा रहे हैं। यह एक छोटा टापू है, समुद्र के ऊपर निकला एक तरह का चट्टानी टुकड़ा। कैन की हथेलियों में थोड़ा पसीना आ गया जब उसे एहसास हुआ कि ठीक उसी दिशा में एक तेज हवा बह रही थी, यानी उन्हें हवा के खिलाफ नाव चलानी होगी। बॉब ने पूछा, आपको याद है कि टैक कैसे किया जाता है, यानी हवा के खिलाफ नाव कैसे चलाई जाती है? कैन ने थोड़ा अनिश्चितता से सिर हिलाया। वह जानता था कि जब आप हवा के खिलाफ नाव चला रहे हों तो आपको इस तरह यत्न करना होता है ताकि हवा पहले एक तरफ से और दूसरी तरफ से पाल में भर जाए। इस तरह आप आड़ी तिरछी नाव चलाते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। बहुत सालों से उसने यह काम नहीं किया था, लेकिन उसने सोचा कुछ समय में यह उसे याद आ जाएगा। बॉब ने कैन को दिखाया कि यह काम सफलतापूर्वक कैसे किया जाता है। वे पहले नाव को एक दिशा में फिर दूसरी दिशा में ले गए, लेकिन हमेशा टापू की ओर लगभग 40% का कोण कायम रखा। फिर वे गति बढ़ाने लगे और हर बार ज़्यादा जल्दी दिशा बदलने लगे। बॉब नाव घुमाते जा रहे थे, जिस वजह से संतुलन बनाने के लिए कैन को इधर से उधर कूदना पड़ रहा था। उसे ऐसा लगा मानो वह एक बार फिर हाई स्कूल फुटबॉल अभ्यास में पहुंच गया है और एक दिन में 2 अभ्यास कर रहा हो। बराबरी करने के लिए उसे कठोरता से ध्यान केंद्रित करना पड़ा, सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ उछलने में ही नहीं, बल्कि सामने वाली तिकोनी पाल की रस्सियां ढीली करने में भी। फिर वह उन्हें विपरीत सिरे पर खींच रहा था, जबकि बॉब मुख्य पाल को संभाल रहे थे। बाहों से पसीना पोंछने के लिए उसे एक पल का समय देने के बाद बॉब ने पतवार फेरने वाली मुठिया का नियंत्रण केन को थमा दिया और कहा, अब यह काम आप करें। कैन का मुंह सूख गया और उसके चेहरे पर नमकीन पानी पड़ने लगा। जब वह नाव को हवा के खिलाफ ले जाने लगा, क्या यह उसकी कल्पना थी या वाकई हवा अचानक ज़्यादा तेज हो गई थी? कुछ समय तक उसी दिशा में चलने के बाद कैन ने दिशा बदलने का फैसला किया। उसने पतवार को सावधानी से धकाया, कुछ ज़्यादा ही सावधानी से और स्पष्ट रूप से, पर्याप्त दूर नहीं, क्योंकि नाव को मोड़ पूरा करने के लिए जो गति चाहिए थी वह नहीं मिल पाई। हवा तेजी से सीधे उन पर पड़ी। कैन चकित था कि इस पल भी उसके दिमाग में इतनी स्पष्टता थी कि वह पैट और उसकी कही बात के बारे में सोच सके, जो कि कोई गतिमान वस्तु गति में ही बनी रहती है जब तक कि उस पर किसी बाहरी शक्ति द्वारा कार्य न किया जाए। पाल बनने की बजाय सिर्फ फड़फड़ाती रही और
नाव रुक गई। कैन के लिए यह शर्मिंदगी की बात थी कि वह हवा शायद नाव को पीछे की ओर धकेल रही थी। बॉब के चेहरे पर सिकन तक नहीं आई और उन्होंने बस इतना ही कहा कि वह पतवार फेरने वाली मुठिया को पूरे रास्ते थामे रहे जब तक कि नाव पीछे जाना बंद न हो जाए और एक दिशा में हल्की तिरछी न चलने लगे। जल्द ही हवा पाल में भर रही थी और वे एक बार फिर से सही दिशा में जा रहे थे। यह ना यह नाव चलाने की सबसे बुनियादी योग्यताओं में से एक है जिसमें आपको माहिर बनना होता है। अपने आसपास की स्थितियों पर ध्यान देने और प्रतिक्रिया में उसके अनुरूप इस तरह ढलना ताकि आप हमेशा आगे बढ़ते रहें, बॉब ने कहा। थोड़ा ठहरने के बाद उन्होंने आगे जोड़ दिया, जीवन की तरह ही। चट्टानी टापू की ओर इशारा करते हुए उन्होंने आगे कहा, मान लें वह आपका लक्ष्य है। आपको यह समझ लेना चाहिए कि अगर आपको सिर्फ प्रतिरोध ही मिल रहा है तो शायद आपको थोड़े अलग कोण से अपने लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। अपने लक्ष्य को जान लें, फिर सही दिशा पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको उसकी ओर ले जाती हो। कैन, इसका मतलब यह भी है कि आपको स्टीयरिंग व्हील पर सोना नहीं है। जी सर, उसने जवाब दिया। कल्पना करें अगर आप अपने ध्यान को अपनी दिशा और अपने लक्ष्य से भटकने ना दें तो क्या होगा, बॉब ने कहा। कल्पना करें अगर आप इसे सिर्फ 1% ही भटकने ना दें। मैं टापू पर पहुंचने के बजाय उसके पाल से गुजर जाऊंगा। यह काफ़ी छोटा है। सही कहा, कैन। फिर इसकी ओर दोबारा लौटने में आपका समय बर्बाद होगा या आप इस चट्टान से भी टकरा सकते हैं जो पश्चिम दिशा में पानी के नीचे है, बॉब ने जवाब दिया। जाहिर है आप टापू से ज़्यादा नहीं भटक सकते क्योंकि यह करीब लक्ष्य है ना? निश्चित रूप से। लेकिन मान लें कि आपके सामने कोई लंबी अवधि का लक्ष्य है। मान लें मैं आपसे कहता हूँ कि आप हमें नाव से इंग्लैंड ले चलें। तब तो मुझे कुछ फ़ोन करने होंगे। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अपने शेड्यूल से हटानी होंगी, कैन ने हंसते हुए कहा। बॉब बॉब मुस्कुराए और बोले, हाँ, हमें निश्चित रूप से ज़्यादा लंबी समुद्री यात्रा करनी होगी। यदि परिस्थितियाँ अच्छी रहीं तब भी शायद 30-40 दिन लग जाएंगे। अगर आप इतनी दूरी में औसत सिर्फ 1% ही भटकें, यह मानते हुए कि आप बिना दिशा बदले सबसे छोटे मार्ग पर चलते हैं जो आप किसी तरह नहीं कर सकते, तब भी आप अनंतः या तो फ्रांस पहुंच जाएंगे या फिर आयरलैंड, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दाईं तरफ 1% भटके थे या बाईं तरफ 1% भटके थे, कैन ने कहा। यह बस 40 दिन आगे का लक्ष्य है और लक्ष्य से भटकना सिर्फ 1% ही है। मेरे कुछ लक्ष्य
उससे कहीं ज़्यादा दूरगामी है और मैं दिशा से इससे ज़्यादा भटक सकता हूँ। उसने इस बारे में सोचा कि वह 5 साल में कहाँ पहुँचना चाहता है। उस उसने उस समय के बारे में सोचा जब उसके बच्चे कॉलेज के लिए तैयार होंगे, उस बारे में भी जब वह रिटायर होने के लिए तैयार होगा। 1% मायने रखता है, कैन। यह मायने रखता है, कैन ने सोचा। बॉब में लीडर का असंदिग्ध आवामंडल था। उनके सफ़ेद बाल बहुत छोटे थे और उनका ढील डौल तथा त्वचा पैदाइशी नाविक जैसी थी। बॉब, आप नौकायन में इतने अच्छे कैसे बन गए? क्या कोई रहस्य? आप नैसर्गिक प्रतिभा के धनी दिखते हैं। मजाक कर रहे हैं, बॉब ने कहा। जहाँ मैं पैदा हुआ था वहाँ बस खेत ही खेत थे। समुद्र की बात तो रहने ही दें। हमने शायद ही कभी स्विमिंग पूल्स देखे थे। किशोरावस्था में मेरा एक कजिन झील के पास रहने लगा और उसने एक पाल नौका खरीदी। हर गर्मियों में मैं वहाँ जाता था और जल्दी ही उस नौकायान का दीवाना हो गया। लेकिन मैं नैसर्गिक प्रतिभा का धनी कतई नहीं था। मैंने घाट से नाव निकालने या पाल उठाने में कई गलतियाँ की। मैं नाव उल्टा देता था। मैंने ज़मीन में नाव टकरा दी। वैसे मैं अभ्यास करता रहा। मैंने अपने से 5-6 साल छोटे बच्चों के साथ प्रारंभिक नौकायान प्रशिक्षण लिया। मैंने क्लास के पहले और बाद में अभ्यास किया। मैंने अभ्यास में एक के बाद एक, दूसरा दूसरे के बाद तीसरा घंटा लगाया, जब तक कि मैं प्रतिस्पर्धा के लायक नहीं हो गया और अंततः मेरी खुद की नाव नहीं हो गई जिससे मैं रेस करता था। हम इसे रेस में दौड़ाने के लिए 6 लोगों की ज़रूरत होती थी। सप्ताह के दौरान अभ्यास करते थे और रेस के बाद सवाल पूछकर विश्लेषण करते थे। बॉब केन का सारा ध्यान खींचने के लिए ठहरे और फिर उन्होंने कहा, एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको 1% के फॉर्मूले के बारे में जान लेना चाहिए। स्वाभाविक जैसी कोई चीज़ नहीं। उन सफल लोगों के बारे में भूल जाएं जिनमें किसी चीज़ की स्वाभाविक नैसर्गिक प्रतिभा होती है। यह बकवास है। सब कुछ अभ्यास का मामला है। बॉब ने फिर केन से पूछा, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप सचमुच अच्छे होना चाहते हैं? निश्चित रूप से, केन ने कहा। उसे महान नाविक बनने की उतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन करियर संबंधी, पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य तथा फिटनेस के बारे में बहुत सी चीज़ें थीं जिनमें वह सचमुच अच्छा बनना चाहता था। देखिए, अगर आप किसी चीज़ में अच्छे बनना चाहते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि कोई दूसरा क्या कहता है, लेकिन यह सब अभ्यास के बारे में है। अभ्यास करें, अभ्यास करें, अभ्यास करें। दरअसल, सर्वश्रेष्ठ लोगों में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए आपको 10,000 घंटों का अभ्यास करना होगा। केन ने उनकी ओर भावशून्य अंदाज में देखा। यह आंकड़ा वे कहाँ से उठा लाए थे? यह कई अलग-अलग अध्ययनों में साबित किया जा चुका है, बॉब ने आगे कहा।
यदि आप किसी भी चीज़, व्यवसाय, गणित, विज्ञान, संगीत, साहित्य, शतरंज, ताश, चाहे जो में उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचना चाहते हैं तो इसके लिए 10,000 घंटों के सुनियोजित अभ्यास की ज़रूरत होती है। लेकिन यह बहुत लंबा समय है। अगर आप हर सप्ताह 20 घंटे अभ्यास करें तब भी इसका मतलब 10 साल होता है। ओह, उन लोगों के बारे में क्या जो अविश्वसनीय प्रतिभा के साथ पैदा होते हैं, जैसे जैसे कोई प्रतिभाशाली पियानो वादक गैन। दरअसल मेरी नातिन भी एक शीर्ष शास्त्रीय संगीतकार है। वह वायलिन वादक है। मैंने देखा कि वह कितने घंटे रियाज करती है। किसी ने तो यह अध्ययन भी किया था कि उस जैसा लोग अभ्यास में कितना समय लगाते हैं। एंडर्स एरिक्सन नामक एक मनोवैज्ञानिक ने कुछ अन्य विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक उत्कृष्ट संगीत स्कूल में वायलिन वादकों का अध्ययन किया। उसने उन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित कर दिया। एक, वे जिनका स्टार बनना तय था। दूसरे, वे जो सचमुच अच्छे थे और पेशेवर वादक कर सकते थे। और तीसरे, वे जो अच्छे तो थे लेकिन बेहतरीन नहीं थे और जो संभवतः आगे चलकर वायलिन शिक्षक बनेंगे। एकमात्र फ़र्क जो उन्हें मिला, संगीतकारों द्वारा किए गए अभ्यास के घंटों की संख्या। जो शिक्षक बनने लायक थे उन्होंने 4,000 घंटे लगाए। जो सचमुच अच्छे थे और पेशेवर वादक कर सकते थे, 8,000 घंटे। सबसे ऊपर प्रतिभाशाली एकल वादक। उन्होंने कहा कि और जवाब के लिए कैन की ओर देखा। मुझे अंदाज़ा लगाने दें, 10,000 घंटे। दोनों व्यक्ति एक साथ मुस्कराने लगे। वैज्ञानिकों को नैसर्गिक प्रतिभा का धनी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इतने अभ्यास के बिना शिखर पर सिर्फ इसलिए पहुंचा हो क्योंकि उसमें नैसर्गिक प्रतिभा थी। बॉब ने जोड़ा। आप जानते हैं बेहतरीन बात क्या है? उन्हें एक भी ऐसा दुखी व्यक्ति नहीं मिला जो पूरे दिल से अभ्यास कर रहा था लेकिन कहीं नहीं पहुंच पाया। सीखने वाली बात यह है कि यदि आप अभ्यास में समय और प्रयास लगाते हैं तो आपको सुधार दिखेगा। यदि आप सुधार देखना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना होगा। बॉब, मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता, क्या यह कारोबार में भी सही होता है? कुछ लोगों में सही कदम उठाने का सहज बोध होता है। मेरा मतलब है, देखें तो सही कि बिल गेट्स ने कितना कुछ कर दिया जिसके कोई करीब भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है, बिल गेट्स को ही देख लें, बॉब ने जवाब दिया। मैल्कम ग्लैडवेल ने अपनी पुस्तक आउटलायर्स में उनके बारे में लिखा है। उन्होंने बताया कि बिल गेट्स हाई स्कूल में जिम से गायब हो जाते थे। यही नहीं, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए वे आधी रात को यूनिवर्सिटी के कंप्यूटरों से समय चुराने भी जाते थे। इसलिए उनके माता पिता हमेशा हैरान रहते थे कि सुबह उन्हें उठाना इतना मुश्किल क्यों होता था। लेकिन जब तक उन्होंने हार्वर्ड की पढ़ाई छोड़ी तब तक वे 10,000 घंटों से ज़्यादा
के प्रोग्रामिंग का अभ्यास कर चुके थे। उन्होंने संसार के लगभग हर अन्य व्यक्ति से ज़्यादा अभ्यास कर लिया था। कैन को पूरी तरह विश्वास नहीं हुआ था। निश्चित रूप से कुछ लोग तो महान बनने के लिए ही पैदा होते हैं। शीर्षस्थ खिलाड़ियों के बारे में क्या कहेंगे? मेरा मतलब है, बेन ग्रेटजकी को देखें। वह आदमी ऐसी चीज़ें देख सकता है जिन्हें कोई दूसरा नहीं देख सकता। मुझे याद है वे बर्फ पर पूरी तेज़ी से दौड़ते थे और अपनी टीम के साथी को पीछे की तरफ पक का पास दे सकते थे जो उन्हें दिखाई ही नहीं देता था। केन ने अचरज में सिर हिलाया जब वे ग्रेटजकी के दावों को बार बार अपने दिमाग में देखा और सोचने की कोशिश की कि ग्रेटजकी ने यह जादुई कारनामे कैसे किए। वे खुद भी इसका कारण नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि उनके अंदर एक भावना रहती थी कि बाकी खिलाड़ी बर्फ पर कहाँ थे, इसलिए वे बिना देखे ही पास दे सकते थे। वे वहाँ नहीं जाते थे जहाँ पक थी, वे वहाँ जाते थे जहाँ पक पहुँचने वाली थी। बॉब ने कहा, ऐसा लग सकता है कि उनके पास छठी इंद्री थी। लेकिन इन चीज़ों का अध्ययन करने वाले खेल वैज्ञानिकों कहते हैं कि ऐसी बात नहीं थी। दरअसल उनका मस्तिष्क उनके आसपास के सारे संकेतों की प्रोग्रामिंग किसी दूसरे से ज़्यादा अच्छी तरह कर लेता था। इस बारे में सोचें, आपको क्या लगता है क्यों उन्होंने इस खेल में कितने घंटों का समय किया होगा? उन हज़ारों घंटों से शुरू करें जो उन्होंने अपने घर के पीछे घरेलू बर्फ के मैदान पर दूसरे बच्चों के साथ बिताए थे। फिर अपनी टीम के साथियों के साथ हज़ारों घंटे का अभ्यास किया। मैं एक पूर्व कॉलेज खिलाड़ी को जानता हूँ जिसका ध्यान इस बात पर गया कि जब भी उसके विरोधियों कोई दाव बनाने वाले होते थे तो बर्फ पर उनके स्केट्स की आवाज़ें बदल जाती थीं। इस ज्ञान से उसे उनके दाव का विफल करने का दूसरों से ज़्यादा समय मिल जाता था। यदि मेरा मित्र यह भाप सकता था तो जरा सोचें कि ग्रेड्सकी शायद अपनी पीछे बर्फ पर स्केट्स की आवाज़ें सुनकर ही सटीकता से जान जाते थे कि पास कहाँ देना है। हालांकि वे चेतन रूप से इस बारे में सोच भी नहीं रहे थे। वैज्ञानिकों ने एक वीडियो गेम प्रशिक्षण तैयार किया है जो ग्रेड्सकी जैसे हॉकी खिलाड़ियों को मैदान की बेहतर अनुभूति करा सके। वे उन्हें अपने आसपास के खिलाड़ियों की जानकारी को ज़्यादा अच्छी तरह भांपने का प्रशिक्षण देते हैं। यदि अभ्यास ऐसी असाधारण योग्यता विकसित करने में आपकी मदद कर सकता है तो उन सारी दूसरी योग्यताओं के बारे में सोचें जो आपका अभ्यास से विकसित कर सकते हैं। केन ने सोचा कि वह इस ज्ञान का उपयोग भविष्य में कर सकता है और इससे फ़ायदा उठा सकता है। फिर उन्होंने कहा, आगे चलो। बॉब की मदद से वह नाव चलाने में थोड़ा ज़्यादा आरामदेह महसूस करने लगा था, लेकिन वह शांत हो गया। उसने उस छोटे चट्टानी टापू को घूरा जिसके वे करीब पहुंच रहे थे।
वह अपने दिमाग में हिसाब लगा रहा था कि और इससे उस बात की पुष्टि हुई जो उसने पहले सोचा था। उसने कामकाज में 10,000 घंटों से ज़्यादा लगाए थे, लेकिन उसे महसूस होता था कि वह अपने कैरियर में महारत हासिल नहीं कर पाया है। वह एक तरफ के मैदानी इलाके में पहुंच गया था जहां से ऊपर नहीं जा पा रहा था। उस उसने संबंध कायम रखने तथा अभिवादक बनने में भी 10,000 घंटों से ज़्यादा लगाए थे, लेकिन इसके बावजूद कई बार संघर्ष क्यों होता था। बॉब, मैं अपने कामकाज में हर सप्ताह 45 से 50 घंटे लगाता हूँ, यानी साल में कम से कम 2200 घंटे। मैं वहाँ 5 साल से हूँ, यानी मैं कम से कम 11,000 घंटे लगाए हैं। आपके हिसाब से तो अब तक मुझे सीईओ बन जाना चाहिए था। मैंने कुछ लोगों को देखा है जिनके पास 30-40 साल का अनुभव तो होता है, लेकिन वे अपने कामकाज में उतने निपुण नहीं होते। ऐसा क्यों है? हालांकि इस सब के कारण वह परेशान हो रहा था, लेकिन केन ने अपनी बात एक हल्के-फुल्के मजाकिया लहजे में कहने की कोशिश की। बॉब बॉब ने 100% गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। 30 साल के अनुभव वाले बहुत से लोगों के पास दरअसल 30 साल का अनुभव नहीं होता। उनके पास तो 1 साल का अनुभव होता है, जिसे 30 बार दोहराया गया। कारण यह है कि उन्होंने कभी विकास या विस्तार ही नहीं किया है। अब आपके पहले प्रश्न पर लौटते हैं। आप सोच रहे हैं कि अगर आप 10,000 घंटे से ज़्यादा लगा चुके हैं, तो इसके बावजूद आप शिखर पर क्यों नहीं पहुँचे? देखिए, यह अभ्यास के घंटों की मात्रा का ही मामला नहीं है। यह उन घंटों की गुणवत्ता के बारे में भी है जो एंडरसन एरिकसन इसे सुविचारित अभ्यास कहते हैं। सुविचारित अभ्यास खासतौर पर प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। इसे दोहराया जा सकता है। इसके साथ सृजनात्मक फीडबैक भी जरूरी होता है। बॉब ने कहा, मानो वे एक के बाद एक बिंदु बता रहे हों। यह आनंददायक नहीं होता, यह मुश्किल होता है, कई बार तो बहुत मुश्किल होता है। देखिए, मैं भी अपने कामकाज को आनंददायक तो नहीं कहूँगा, कैन ने थोड़ा रक्षात्मक अंदाज में जवाब दिया। अब उसने एक हल्के-फुल्के अंदाज की कोशिश छोड़ दी थी। बॉब ने एक तुष्टिकारक हाथ उठाते हुए कहा, कैन, मुझे शक नहीं है कि आप अपने कैरियर में प्रयास और कड़ी मेहनत करते हैं। वाकई मुझे कोई शक नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि आप लक्ष्य अपने काम में देश में सर्वश्रेष्ठ बनना है और आप महसूस करते हैं कि आप प्रगति नहीं कर रहे हैं, तो आपको खुद से कुछ सवाल पूछने की ज़रूरत है। कैन ने एक बार सिर हिलाया। बताएं, बचपन में क्या आपने कभी कोई वाद्य यंत्र बजाया था? कैन: हाँ, पियानो। आपने हर दिन कितनी देर अभ्यास किया था? मंगलवार से शुक्रवार तक 30 मिनट और हर सोमवार को एक सबक। आपने हर दिन सुविचारित
अभ्यास में कितना समय गुजारा? केन ने पियानो बजाने में बिताई दोपहरों के बारे में सोचा, जब वह खिड़की के बाहर नज़रें चुराता था और सोचता था कि काश वह दूसरे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा होता। सच्ची जरा भी नहीं, या हर सोमवार को 30 मिनट। अगर आप सबक को गिने, अब कुछ साल आगे चलते हैं। मैं नहीं सोचता कि यह जहाँ जा रहे हैं वह मुझे पसंद है। कैन दांत बींचने वाला अंदाज में मुस्कुराया। शायद नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि यहाँ यह आपके अंततः ले जाएगा। वह आपको पसंद आएगा, बॉब ने जवाब दिया। अब आप उन घंटों को न गिनें जो आप प्रशासकीय कामों में बिताते हैं, रिपोर्टिंग और दूसरी चीज़ों पर बिताते हैं जिनमें आपके पद की खास योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है। अब बताएं कि आप अपनी खास योग्यताओं को प्रदर्शित करने में कितना समय बिताते हैं। यह सोचते समय केन ने हैरानी से सीटी बजाई। शायद 18 से 20 घंटे। आप अपने पद की योग्यताओं में सुविचारित अभ्यास में कितना समय लगाते हैं? कामकाज में हमेशा इतने सारे व्यवधान रहते थे कि केन ने खुद को विचार के उस सिलसिले से दूर किया, क्योंकि वह सिर्फ बहाने बना रहा था। दरअसल उसने कभी कामकाज में ऐसे कार्य करने का केंद्रित प्रयास नहीं किया था जिनका लक्ष्य खास तौर पर उसके प्रदर्शन को बेहतर बनाना हो, जिन्हें दोहराया जा सकता हो, जिनमें सृजनात्मक फीडबैक पाना शामिल हो और जो चुनौतीपूर्ण हो। उसने अपना सिर हिलाया। शायद एक महीने में 1 घंटा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर लोगों की तरह आप काम कर रहे थे, सुविचारित अभ्यास नहीं कर रहे थे। केन को एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ मानो वह नींद में चल रहा था और बॉब ने उसे अभी अभी हिलाकर जगाया था। शायद इससे वह अहम बात, जब आपके कैरियर के लक्ष्यों की बात आती है तो आप कितना समय उस अगले पद की योग्यता के सुविचारित अभ्यास में बिताते हैं जिस पर आप पहुंचना चाहते हैं। केन एक पल खामोश रहा, फिर बोला, देखिए, अगर हम सीईओ की बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से इसका मतलब होगा नेतृत्व योग्यताएं, रणनीतिकरण, बड़ी तस्वीर वाले स्वप्न देखना। उसके शब्द अटक गए जब उसे एहसास हुआ कि उसने अपना पूरा ध्यान हाथ के काम पर केंद्रित किया था और भावी योग्यताएं विकसित करने के बारे में शायद ही कभी सोचा था। वास्तव में उसने उनमें से किसी भी चीज़ के सुविचार अभ्यास में बहुत कम समय बिताया था जिनमें वह अच्छा होना चाहता था, अपने कैरियर में या अपने घर में। बॉब ने धीरे से पूछा, क्या मुझे आगे बोलना चाहिए? यह पर्याप्त से ज़्यादा है, केन ने कहा। उसने पानी के पार देखा और अपनी त्वचा पर नमक की चुभन महसूस की। ये प्रश्न सुनने में दर्दनाक थे, लेकिन बिल्कुल सही निशाने पर लगे। आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर एक नई वास्तविकता उस पर हावी हुई। केन ने पूछा, लेकिन मुझे
अभ्यास करने के लिए इतना सारा समय मिलेगा कैसे? मेरे पास तो पहले ही बहुत काम है। हाल फिलहाल आप ज़्यादातर लोगों जैसे हैं जो सिर झुकाकर काम करते रहते हैं, दिन गुजारते हैं। सुविचारित अभ्यास के लिए ज़्यादा समय नहीं निकालते। ठीक है, बॉब ने कहा। उह, यह एक निष्पक्ष आकलन था। देखिए, आप जिस एक चीज़ में उत्कृष्ट बनना चाहते हैं, उसका अभ्यास करने के लिए अगर आप एक दिन में बस 1 घंटे दें तो क्या होगा? क्या आप सिर्फ 1 घंटे का समय दे सकते हैं? केन की पहली प्रतिक्रिया यह थी कि यह असंभव था, लेकिन फिर भी उसने उन मिनटों को जोड़ा जो वह हर दिन ऐसी फिजूल चीज़ों पर खर्च करता था जो उसे दरअसल कहीं नहीं ले जाती थीं। आप जानते हैं, मैं शायद काफ़ी निरुद्देश्यता से नेट सर्फिंग में हर दिन कम से कम 1 घंटा बिताता हूँ या टीवी के सामने पड़ा रहता हूँ, उसने आखिरकार जवाब दिया। इसके बजाय अगर आप हर दिन एक चीज़ का सुविचारित अभ्यास करें तो आप क्या सोचते हैं, आपको कितना लाभ होगा? आपको क्या लगता है, आप काफ़ी जल्दी सुधार देखेंगे? आपने शोध के बारे में जो बताया है उससे हाँ, जब आप इसे इस तरह से कहते हैं, एक दिन में बस 1 घंटा, तो यह करने लायक है। यह यही खत्म नहीं होता, बॉब ने जवाब दिया। सुविचारित अभ्यास के अवसर पहले ही आपकी नाव के ठीक नीचे हैं। आपने तो बस उन पर अब तक गौर नहीं किया। वास्तव में आपका पूरा जीवन अभ्यास का अवसर है, कुंजी है। इस करने का अभ्यास करने में बदलना, यह नियमित रूप से पीछे हटकर कुछ मिनटों तक अपने प्रदर्शन की समीक्षा का मामला है। ठहर कर नियमित समीक्षा करें। आप हर घंटे बाद, हर कुछ घंटों बाद, हर कुछ दिनों बाद रुक सकते हैं, जो भी आपके हिसाब से सबसे कारगर हो। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप यह आकलन करें कि आपने कितना अच्छा किया है और आप वैसा ही कार्य करते समय अगली बार सुधार कैसे कर सकते हैं। जैसा कोई कोच खिलाड़ी के साथ करता है, केन ने कहा। सही है, क्योंकि याद रहे, सृजनात्मक फीडबैक सुविचारित अभ्यास का अत्यावश्यक हिस्सा है। बॉब ने कहा। वह फीडबैक आप खुद को दे सकते हैं या फिर आप अपने बॉस या किसी विश्वसनीय व्यक्ति से पूछ सकते हैं कि वह 2-3 चीज़ें ऐसी बताए जो आपने अच्छी की और 2-3 ऐसी चीज़ बताए जिन्हें आप ज़्यादा अच्छी तरह कर सकते हैं। यह सरल लगता है। अगर मैं यह करता हूँ तो क्या इससे सचमुच फ़र्क पड़ेगा? यह कभी वैसा तो नहीं होगा जिस तरह मेरी नातिन हर सप्ताह 20 घंटे वायलिन का अभ्यास करती है, या ग्रेटज़की अपना सारा समय बर्फ़ पर बिताते हैं। लेकिन यह बहुत प्रभावी होगा, केन। इसके बारे में सोचें। यदि आप अपना फोकस इस तरह बदल रहे हैं ताकि आप हर दिन का कार्य करते समय भी अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके वही कार्य आपकी योग्यताओं को बेहतर बनाने का तरीका बन जाते हैं। एक
उन्होंने अपनी तर्जनी से हवा में मुद्रा बनाई। वे निश्चित रूप से दोहराए जा सकते हैं। टिक। आप खुद को सृजनात्मक फीडबैक दे सकते हैं या ऑफिस के किसी विश्वसनीय व्यक्ति से मार्गदर्शन ले सकते हैं। टिक। अंत में आपने खुद कहा कहा था कि कामकाज आपको आनंददायक नहीं लगता है, इसलिए यह भी सही है। वास्तव में मैं सुझाव देता हूँ कि आप दरअसल ज़्यादा कठिन कार्य करने की पहल स्वेच्छा से स्वयं करें, क्योंकि यदि आप कोई पर्याप्त चुनौतीपूर्ण चीज़ चुनते हैं तो यह सीखने और विस्तार करने का मौका है। अब बात केन की समझ में आ गई। मैं आपका मतलब समझ सकता हूँ, उसने कहा। जब हम दिशा बदलने लगे तो मैंने गौर किया था कि आपने अब अवस्थाओं में गति बढ़ाई थी, धीरे धीरे मुझ पर ज़्यादा दबाव डाला था। दरअसल मैं महसूस करता हूँ कि मेरे हिसाब से मैं जितना करने में सक्षम था, मैं उसके पार पहुँच गया था। क्रमिक तनाव। केन ने सोचा, हर चीज़ के लिए एक नाम नज़र आता है। 1 से 10 तक के पैमाने पर कोई कार्य करने के तनाव के बारे में सोचें, बॉब ने कहा। जब हमने पानी के पार दिशा बदलना शुरू किया था तो अपना तनाव स्तर शायद 2 और 4 के बीच था। इसे स्ट्रेस लेवल विस्तार स्तर कहा जाता है, जहां आपको अपने आरामदेह दायरे में के बस थोड़ा सा बाहर धकाया जाता है। जब आप इसके आदी हो गए तो यह आपका नया स्तर 1 बन गया, क्योंकि अब इसमें कोई असली तनाव नहीं था। क्या यह कहना न्याय संगत होगा? बिल्कुल, केन ने कहा। फिर मैंने गति बढ़ा दी। आपको एक बार फिर से 2 और 4 के बीच कहीं पर धक्का दिया। ठीक है। हाँ, मैंने इस बारे में इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन हाँ, आपने यही किया था। फिर जब मैंने आपको पतवार फेरने वाली मुठिया थमाई तो आप उस तनाव को किस स्तर पर रखेंगे? ओह, कम से कम 5, शायद 6 या 7 भी, केन ने स्वीकार किया। मुझे ऐसी ही उम्मीद थी, बॉब ने सिर हिलाते हुए कहा। इसे स्ट्रेन लेवल, अत्यधिक दबाव का स्तर कहा जाता है। खुद को तनाव के उस स्तर पर धकाना आपके लिए अच्छा है, बशर्ते आपके पास सही समर्थन हो। एक कोच, एक सहकर्मी, परिवार का कोई सदस्य, एक मार्गदर्शक, एक चतुर मित्र हो जो आपको बेलाग सच्चाई बता दे, या एक बहुत अच्छा नाविक हो जिसके पास कम से कम 10,000 घंटे का अनुभव हो, केन ने कहा और अपनी प्रशंसा को मुस्कुराकर व्यक्त किया। बॉब ने स्वीकारोक्ति में सिर झुकाया और बोले, लेकिन सावधान रहें। अगर आप खुद को उस स्तर के ऊपर जाने के लिए विवश करते हैं तो आप टूटने के बिंदु पर पहुंच जाते हैं। खुद को चरम सीमा पर चुनौती देंगे तो आपके पास चाहे जितना समर्थन हो, आप उस तनाव को नहीं झेल पाएंगे। केन को कार्लोस और पैट की सलाह याद आ गई कि छोटी शुरुआत करनी चाहिए। अब उनकी सलाह और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी थी। वे चट्टानी टापू के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। केन को इस पर एक छोटा सा ढांचा दिखा, मौसम की मार खाई एक छोटी इमारत जहां से
सारा नज़ारा दिख सकता था। वहाँ दो पुरानी झूलने वाली कुर्सियाँ, एक जालीदार झूला और एक जाली थी। करीब करीब ही कुछ ही और टापू थे जिन पर सुंदर बगीचे और स्विमिंग पूल वाले बड़े घर बने थे। अगर बॉब चट्टानों के इस अजीब ढेर के बजाय उनमें से किसी घर की ओर जाते इस तो इसमें ज़्यादा समझदारी होती। लेकिन उन्होंने नाव को घाट पर ले जाकर लकड़ी की एक छोटी जेटी से बांध दिया। फिर वे दोनों नाव से उतर गए और चट्टानों पर चढ़ते हुए इमारत की ओर बढ़ने लगे। कैन सीखने और बेहतर बनने के उन अवसरों के बारे में सोचने लगा जो उसने अतीत में खोए थे। अब उसने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जिन्होंने ऐसे अवसरों को जकड़ लिया था। कई लोग उसके मुकाबले कई प्रकाश वर्ष आगे थे और इससे उसे हताश होने लगे। बॉब धीमे हो गए। अब वे दोनों आजू बाजू चल रहे थे। बॉब के शब्दों से ऐसा लगा मानो वे जानते थे कि कैन उस वक्त क्या सोच रहा था, क्या महसूस कर रहा था। आप जानते हैं कि कैन, मैं सारे समय अपनी तुलना दूसरे लोगों से किया करता था, लेकिन अंत में मुझे एहसास हुआ कि यह बहुत उपयोगी नहीं था, क्योंकि हमेशा कोई न कोई मुझसे बेहतर था। कैन के हाव-भाव से उसकी हैरानी साफ दिख रही थी कि इतना शक्तिशाली, इतना सम्मानित व्यक्ति कभी इस तरह की भी महसूस कर सकता था। बॉब ने आगे कहा, जब मैंने अपनी तुलना खुद के से करना शुरू कर की, तब कहीं जाकर मैं आखिरकार इसे सचमुच समझ पाया और सचमुच हासिल करना शुरू कर पाया। शायद आपको भी अपनी तुलना खुद से करना ज़्यादा उपयोगी लगेगा। सबसे ज़्यादा मायने यही रखता है कि आप अपने वर्तमान स्वरूप से 1% बेहतर बन जाएं। कैन के कैन को चट्टानों पर पैरों की पकड़ बनाने के लिए नीचे देखना पड़ा। बॉब ने कहा, आप यह यात्रा वहाँ से शुरू नहीं कर सकते जहाँ कोई दूसरा आपके आगे खड़ा है। आप वहाँ से शुरू नहीं कर सकते हैं जहाँ आप सोचते हैं कि वे भविष्य में पहुँचते हैं। आप यात्रा वहाँ से शुरू नहीं कर सकते जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। बॉब ने उस ओर इशारा किया जहाँ वे जा रहे थे और फिर अपने पैरों के नीचे की चट्टानों को देखते हुए कहा, आपको तो यह यात्रा वहीं से शुरू करनी पड़ती है जहाँ आप इस वक्त हैं। आप आने वाले कल के बारे में सोच सकते हैं और शायद भविष्य के सपने भी देख सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करना ही नियम है। सकारात्मक सोच की शक्ति के बारे में क्या आप सोचते हैं कि यह महत्वपूर्ण है? कैन ने पूछा। आशा अच्छी चीज़ है, लेकिन यदि आप कार्य नहीं करते हैं तो यह खास तौर पर उपयोगी रणनीति नहीं है। बॉब ने जवाब दिया, हमने हम में से बहुत ज़्यादा लोग सकारात्मक विचार के होते हैं, लेकिन किसी ऐसी योजना पर अमल नहीं करते हैं जो हमें सपने साकार करने की दिशा में ले जाने वाले कार्य करने के लिए विवश कर दे। आप सिर्फ इच्छा नहीं कर सकते,
आपको कार्य करना पड़ेगा। आइए आपको एक उदाहरण देता हूँ। बॉब ने आगे कहा। जब वे शीर्ष पर पहुँचे और अपनी कुर्सियाँ शेड में ले गए जहाँ वे पानी के पार देखने लगे, नज़ारा इतना सुंदर था कि चढ़ाई चढ़ना सार्थक लग रहा था। मैंने एक बार कॉलिन पावेल का व्याख्यान सुना था। उन्होंने एक बिल्कुल नए सेकंड लेफ्टिनेंट की कहानी बताई जो बहुत महत्वाकांक्षी था और जनरल बनना चाहता था। एक रात को नए लेफ्टिनेंट ने ऑफिसर्स क्लब के बार में एक जनरल को देखा। वह उनके पास जाकर बोला कि माफ़ करें सर, लेकिन कोई जनरल कैसे बनता है? बेटा, तुम्हें कुत्ते की तरह काम करना पड़ता है, जनरल ने जवाब दिया। तुमने नैतिक और शारीरिक साहस होना चाहिए। ऐसे दिन हो सकते हैं कि जब तुम बुरी तरह थके हों, लेकिन तुम्हारी थकान कभी दिखनी नहीं चाहिए। ऐसे समय होते हैं जब तुम्हें डर लगेगा, लेकिन तुम्हारा डर कभी नज़र नहीं आना चाहिए। तुम्हें हमेशा लीडर होना पड़ता है। लेफ्टिनेंट इस सलाह से बहुत रोमांचित हो गया। धन्यवाद सर, उसने कहा। इस तरह मैं जनरल बन सकता हूँ? नहीं, जनरल ने कहा। इस तरह तो तुम फर्स्ट लेफ्टिनेंट बनते हो। फिर तुम इसे बार बार दोहराते रहोगे तो अंत तक जनरल बन जाओगे। तो आपके लक्ष्य तक पहुंचने की कुंजी यह जानना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं और वहाँ पहुँचने के लिए आपको कौन से कार्य करने की ज़रूरत है, और फिर लगन व प्रयास आपको वहाँ पहुँचा देंगे। हाँ कैन, यही बात है। बॉब ने अपने छोटे बालों पर हाथ फेरा और आह भरी। उस वक्त यह कहानी सुनना मेरे लिए बहुत मायने रखता था, क्योंकि मैं दरअसल काफ़ी उतावला था। मैंने जवाबों की तलाश कर रहा था। यह बरसों पहले की बात है, जब तुम छोटे बच्चे थे, बॉब ने कैन को देखने के बाद कहा। मैंने एक व्यवसाय खड़ा कर लिया था, उसे तेज़ी से फैला भी लिया था। जल्द ही मैं ऐसा इंसान बन गया जिससे लोग अपनी तुलना करते थे। फिर मेरा व्यवसाय आर्थिक भंवर में फंस गया। मुझे इस बात पर गर्व था कि मैं हमेशा अपने वेंडरों का भुगतान 30 दिन में कर देता था, लेकिन जब मैंने बही खाते देखे तो मुझे एहसास हुआ कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता था। कैन, मेरी नेटवर्थ अचानक बहुत ज़्यादा नकारात्मक इलाके में पहुंच गई थी। मेरा पहला विवाह बिखर रहा था। मेरे बच्चे मुझसे बात नहीं करते थे। फिर एक डरावना तूफान आया और उसने मेरी नाव तबाह कर दी। मैं हार मानने की कगार पर था। पूरे जीवन में मैं कभी इतना निराश नहीं हो रहा था। पावेल ने वर्तमान में अपना सर्वश्रेष्ठ करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। यह सचमुच मेरे दिमाग में बैठ गया और मैं जानता था कि मुझे ठीक यही करने की ज़रूरत थी। मैंने अपने सभी वेंडरों से संपर्क किया और बताया कि मैं धीरे धीरे उन सभी का भुगतान कर दूंगा। मैंने एक ठोस योजना बनाई, केवल अपने व्यवसाय को पुनः खड़ा करने की ही नहीं, बल्कि दीर्घकाल में इसे एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचने की भी। बॉब ने कहा। मैं यह नहीं कर रहा था कि यह मिठाई खाने जितना आसान काम था। ऐसे दिन थे जब मैं
प्रार्थना करता था कि मेरे किसी कर्जदार का धीरज जवाब दे जाए और वह मुझे दिवालियापन की ओर धक्का दे ताकि मैं इतनी कड़ी मेहनत से छुटकारा पा सकूं। लेकिन मैं हर दिन अपने बिस्तर से उठा और कड़ी मेहनत करता रहा। कैन, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। कई बार इसका मतलब कड़ी मेहनत ही होता है। जब मैं यह सब झेल रहा था तो मैं अपने एक मित्र से बात करता था जिसके पास खोने के लिए मुझसे बहुत ज़्यादा था और उसने खो भी दिया। उसने अपना जेट गंवा दिया और एनएफएल टीम में अपनी हिस्सेदारी भी गंवा दी। रियल एस्टेट में मंदी के कारण उसकी संपत्तियों का मूल्य एक महीने में $10 लाख की दर से कम होता जा रहा था, जिसकी तुलना में मेरे कर्ज चिल्लर जैसे लगते थे। मैं अपने लैंडस्केप गार्डनर साले से भी बात करता था जिसका कारोबार मंदा चल रहा था। वह इसलिए तनाव में था क्योंकि वह अपनी कार की किस्तें चुकाने के लिए जूझ रहा था, जो हर महीने लगभग $400 थी। क्या आप जानते हैं, डॉलरों की मात्रा महत्वपूर्ण नहीं थी। हम सभी दबाव महसूस कर रहे थे और हम सभी को एक ही चीज़ करनी थी। सबसे पहले बैठ जाएं और सटीकता से पता लगाएं कि हम कहाँ हैं। मुझे वाकई यह जांच करनी पड़ी कि मैं कहाँ था और कंपनी कहाँ थी। इसके लिए तथ्यों का निर्मम आकलन करने की ज़रूरत थी, जिसे मैंने कुछ समय तक सुविधाजनक ढंग से नज़रअंदाज किया था। मैं आत्मसंतुष्टि और अति विश्वासी बन गया। मुझे सटीकता से यह पता लगाना था कि हर चीज़ कहाँ खड़ी है। इसके बाद मुझे एक योजना बनानी थी और अपना सिर नीचे झुकाकर हर दिन कड़ी मेहनत करनी थी जब तक कि मैं वह हासिल न कर लूँ जो मैं हासिल करने के लिए निकला था। मुश्किल रहा होगा, कैन ने कहा। क्या यह वह सबसे मुश्किल चीज़ है जो आपने की है? नहीं, सबसे मुश्किल चीज़ मैंने आज तक यह की है कि एक मित्र से मदद मांगी। रियल एस्टेट मंदी वाले मित्र से नहीं, बल्कि एक दूसरे मित्र से। मैंने हमेशा चीज़ें खुद की थीं। मैं आत्मनिर्भर किस्म का था। मुझे यकीन था कि मैं हर चीज़ अकेला ही सुलझा सकता हूँ। ज़ाहिर है यह सही नहीं निकला। मैंने सलाह मांगी और यह कारगर रहा क्योंकि इसने मेरे व्यवसाय का निर्मम आकलन करने और एक योजना बनाने में मेरी मदद की ताकि मैं उस झमेले से बाहर निकल सकूं जिसमें मैं फंसा हुआ था। जाहिर है जब मैंने मदद मांगी तो मुझे लगा था कि कोई आकर मुझे मुसीबत से बाहर निकाल लेगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मुझे बहुत जल्दी यह एहसास हो गया कि जब आप ऐसे झमेले के बीच में होते हैं तो बाहरी मदद खोजना तो समझदारी का काम है, लेकिन आप दूसरों पर निर्भर नहीं रह सकते कि वे आपके लिए हर चीज़ कर दें। कोई मदद नहीं करता है, सब कुछ आपको ही करना होता है। बॉब ने छोटे टापू पर चारों ओर देखा। मैं उन दिनों यहाँ बहुत आता था, सोचने के लिए, योजना बनाने के लिए, कार्य की तैयारी करने के लिए और दैनिक कड़ी मेहनत से अवकाश लेने के लिए। वे सारी योजनाएं जो आपने बनाई, वह सारी कड़ी मेहनत जो आपने
कि सुविचारित अभ्यास के घंटे उन्होंने ही आपको वह सफलता दिलाई जो आज आपके पास है, केन ने धीरे से कहा। बॉब ने मौन सहमति में सिर हिलाया और सीधे केन को देखने लगे। उनका संदेश स्पष्ट था, आप भी यह कर सकते हैं।